रीट परीक्षा 2025 साथियों 27-28 फरवरी को जो रीट परीक्षा होने वाली है उसमें साइकोलॉजी के आपके इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो में दोस्तों हम इम्पोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज़ लेके आए हैं जिसमें कि हम पूरे 30 प्रश्नों को सॉल्यूशन के साथ देखने वाले हैं। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा एक और मॉडल पेपर ऑलरेडी मैंने बना रखा है, वो भी आप देख लेना, इम्पोर्टेंट प्रश्नों का है। तो यहाँ पे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के सभी इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो यहाँ पे जो पेपर है वो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल कराया गया है, तो दोनों मीडियम में आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न से अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं साथियों। यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो जीन पियाजे हैं उनके संदर्भ में पूर्व संक्रियात्मक चरण क्या है। दोस्तों आपने अच्छे से पढ़ा है कि जीन पियाजे जो है उन्होंने जो विकास की अवस्था है उसको 4 भागों में बांटा है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि पूर्व संक्रियात्मक चरण क्या है। संज्ञानात्मक विकास का दूसरा प्रमुख चरण है। इस अवस्था में बच्चे प्रतीकात्मक विचारों के उपयोग में अधिक परिष्कृत हो जाते हैं, लेकिन तर्क का उपयोग करने में सक्षम नहीं होते हैं। तो दो चीज़ें आपको दी गई है और स्टेटमेंट के आधार पर ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि क्या केवल ए होगा, केवल बी होगा, ए और बी दोनों होंगे, या फिर दोनों नहीं होंगे, या फिर अनुत्तरित प्रश्न होगा। तो साथियों पहला जो प्रश्न है उसमें आपका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा, सी वाला। यानी कि दोस्तों पियाजे ने 3 अवस्थाएं बताई थी, इसमें पहली जो आपकी अवस्था है वो है कौन सी अवस्था, जो कि पेशीय गामक अवस्था, जो कि 0 से लेकर 2 वर्ष की होती है। और जो दूसरी अवस्था है उसको अपन पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं, जो कि हमारी 4 से लेकर 7 तक की अवस्था होती है। और इसको भी जीन पियाजे ने 2 भागों में बांटा था, आपको पता है। और इसके अलावा तीसरी अवस्था जो कि मूर्त अवस्था, और चौथी अवस्था है जो कि हमारी अमूर्त अवस्था या औपचारिक अवस्था उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर रहेगा, 3 वाला। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, 3 वर्ष की आयु तक का बालक निम्नलिखित में से किस गुण में महारत हासिल कर लेता है। कोई भी बालक है अगर 3 वर्ष की आयु पूरी कर लिया उसने, तो कौन से गुण में वो महारत हासिल कर लेता है, परफेक्ट हो जाता है। तो ग्रोस और फाइनर मोटर कौशल। ग्रोस एंड फाइनर मोटर जो कौशल होता है जो दोस्तों उसकी जो जैसे कि अंगों का होता है, यानी कि हाथों का, पैरों का, उनमें जो गामक क्रियाएं वो करता है उसका हो जाएगा। ठीक है, या फिर हो जाएगा शब्दावली और वाक्य बोलना। इसके बाद देखिए बैठना, चलना और पर्याप्त हाथ आंख समन्वय करना, जीवन कार्य, व्यक्तित्व और रिश्ते, उन अनुत्तरित पर्सन। तो दोस्तों यहाँ पे जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, कि जो 3 वर्ष तक का जो बालक होता है वो बिल्कुल बैठना स्टार्ट कर देता है अच्छे से, चलना वो अच्छे से पर्याप्त चल पाता है। इसके अलावा दोस्तों हाथ आंख समन्वय, यानी कि हाथ आंख में जो वह स्थायित्व यानी समन्वय वो बैठा लेता है, यानी कि वो संतुलन बनाना है वो स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पे, अगला प्रश्न है साथियों 3 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास में स्वायत्तता बनाम लज्जा में मूल गुण रूप है। तो दोस्तों जो एरिक एरिक्सन थे सामाजिक विकास के जो सिद्धांत प्रतिपादित किया था, तो उनका जो स्टेटमेंट आपने पढ़ा होगा जिसमें कि अच्छे बालक बालिकाएं, और जो स्टेटमेंट था फिर वो हीन भावना से ग्रसित होते हैं जब बाल्यावस्था में होते हैं, कोई उनकी प्रशंसा नहीं करता है, फिर प्रशंसा या फिर सम्मान की अवस्था, ये सब अवस्थाएं आपने पढ़ी है जो कि उन्होंने 6 या 8 भागों में विभाजित किया था। तो यहाँ पे जो स्वायत्त बनाम लज्जा के बारे में उन्होंने पूछा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, आशा होगा, प्रयोजन होगा, इच्छा शक्ति होगी, या क्षमता होगा, या फिर अनुत्तरित रहेगा। तो साथियों 3 नंबर के प्रश्न में जो है हमारा सही आंसर रहेगा इच्छा शक्ति। क्या रहेगा, इच्छा शक्ति। उसकी इच्छा शक्ति रहती है किसी कार्य को करने में, लेकिन वो लज्जा यानी कि हीन भावना भी रखता है। लज्जा यानी कि अपन इसको बोलते हैं कि वो शर्म की भावना भी रखता है कि क्या मैं लोगों के सामने कैसे पेश आऊँ, मैं उनके सामने जाऊँ नहीं जाऊँ, कार्य करूँ नहीं करूँ। तो वो होता है हमारी इच्छा शक्ति और लज्जा वाला गुण। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो दोस्तों विकास कभी एक विधि का पालन नहीं करता है। व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत है, एकीकरण का सिद्धांत है, विकास सामान्य से लेकर विशिष्ट प्रकृताओं तक होता है, या फिर अनुत्तरित। तो साथियों 4 नंबर का जो प्रश्न है उसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए रहेगा, कि विकास का सिद्धांत नहीं है। तो दोस्तों विकास कभी भी एक विधि का पालन नहीं करता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। विकास एक यानी कि विकास जो है वो दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि वो सर्पिलाकार होता है, सीधा नहीं होता। विकास का जो ग्राफ है साथियों इस प्रकार से नहीं बनता है। उसका ग्राफ है वो सर्पिलाकार होता है, मतलब ऊंच नीच यानी कि उसमें उतार चढ़ाव देखने को मिलता ही मिलता है। व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत क्या हो गया कि जो जैसे कि इसको अपन बोलते हैं वंशानुगत हो गया।
आनुवांशिकता का नियम भी होता है, ठीक है। यानी कि व्यक्तिगत अंतर है वो बिल्कुल विकास के अवस्था में पाया जाता है। एकीकरण का सिद्धांत नहीं होता है, एकीकरण का मतलब क्या हो गया, एक ही आधार पे वो नहीं होता है, ठीक है। और विकास की अगर बात करें तो हमारा जो शरीर होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, जिस प्रकार से यानी कि हमारी एक जीव कोशिका होती है और फिर हमारे विशिष्ट रूप में हाथ बनता है, फिर हाथ की उंगलियां बनती है, तो ये एक विशिष्ट कार्य की ओर प्रदर्शित होता है, जिसको अपन बोल सकते हैं सामान्य से विशिष्ट की ओर। अगला प्रश्न है 5 नंबर का दोस्तों, थॉर्नडाइक के अनुसार बच्चों को अधिगम के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए, ये नियम क्या है। तो दोस्तों थॉर्नडाइक के नियम आपने अच्छे से पढ़ा है, जिन्होंने एस आर थ्योरी दी थी, आर एस थ्योरी सॉरी, जिसमें कि उन्होंने बताया कि तीन तो आपके मुख्य गुण थे और 5 आपके गौण नियम थे, वो आपने अच्छे से पढ़े होंगे। ये दोस्तों रिवाइज आपको कर लेना है साइकोलॉजी के 30 प्रश्नों को अच्छे से, और 100% दोस्तों इसी प्रकार का प्रश्न आपका बनने वाला है पेपर में। तो ये आपके हेल्पफुल के लिए है कि आपको कैसा पेपर देखने को मिलेगा, तो इनको आप तैयार करना। तो देखिए यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि थॉर्नडाइक के नियमों के बारे में। तो दोस्तों थॉर्नडाइक के मुख्य नियम जो थे वो 3 थे। एक तो कौन सा था आपका, तत्परता का नियम, दूसरा था आपका अभ्यास का नियम, और तीसरा था हमारा कौन सा, संतोष का नियम, ठीक है। ये 3 नियम तो दोस्तों उन्होंने बताए थे। इसके अलावा और आपके गौण नियम थे। तो यहाँ पे पूछा है कि अधिगम के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए, कौन से नियम के अंतर्गत आता है। तो साथ ही ये तत्परता के नियम के अंतर्गत आएगा, ऑप्शन नंबर 4 वाला। या आपने वो एग्जाम्पल पढ़ा होगा कि किसी घोड़े को आप तालाब तक ले जा सकते हैं, लेकिन उसको आप पानी पीने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। वो इसी नियम से रिलेटेड है और यहाँ पे ये बिल्कुल सटीक बैठता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा तत्परता का नियम। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा 6 नंबर का प्रश्न है, अधिगम की प्रक्रिया को माना जाता है। तो साथियों अधिगम की जो प्रक्रिया है वह व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, सॉरी व्यक्तित्व में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। तीसरा है जीवन की मांगों को पूरा करने के लिए आवश्यक आदतें हैं, ज्ञान तथा अभिवृत्ति का अर्जन है। तो यहाँ पे 3 कूट दिए गए हैं, तो आपको चयन करना है कौन सा कूट है वो बिल्कुल सही रहेगा। तो साथियों 6 नंबर का जो प्रश्न है उसमें हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो कूट है ए बी और सी, वो तीनों हमारे सही है, ठीक है। यानी कि दोस्तों व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है, ये आपको पता है। और व्यक्तित्व में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, व्यक्तित्व जो होता है उसमें भी देखने को मिलता है और व्यवहार में भी देखने को मिलता है। और जीवन की मांगों को पूरा करने के लिए आवश्यक आदतें, ज्ञान तथा अभिवृत्ति का अर्जन भी है। तो ये तीनों बातें हैं वो अधिगम की प्रक्रिया को माना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की समस्या समाधान पद्धति में शिक्षक की भूमिका नहीं है। दोस्तों समस्या समाधान पद्धति जो है, यानी कि छात्रों के समक्ष कोई समस्या प्रदान कर दी जाती है। जिस प्रकार से आपने वर्दीमर कॉलर कोलपा का जो गेस्टार्ट वाली सिद्धांत उसमें देखा कि एक बंदर को है वो एक बंद कमरे में छोड़ दिया जाता है और जो केले थे वो ऊपर लटका दिए जाते हैं। तो उसके सामने एक समस्या दे दी जाती है और उस समय जो शिक्षक की भूमिका क्या नहीं होती है वो आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे कक्षा में भय युक्त वातावरण बनाना ताकि बालक समस्या समाधान हेतु गंभीर रहे। तो इस प्रकार की कार्यवाही तो वो कर ही नहीं सकता। तो यहाँ पे 7 नंबर में पहले ही ऑप्शन से हमें नेगेटिव फीलिंग आ रही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए रहेगा। दोस्तों साइकोलॉजी में भी कोई भी ऑप्शन अगर आपको नेगेटिव फीलिंग दे रहा है तो वो आपका आंसर सही रहेगा, क्योंकि साइकोलॉजी में नेगेटिव बच्चों के प्रति अगर नेगेटिव फीलिंग है तो वो उसका कभी भी सही आंसर नहीं होता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, कोई पर्सन अगर आपको नहीं आ रहा हो तो आप नेगेटिव जो थॉट वाला ऑप्शन होगा उसको आप सही कर सकते हैं। आगे देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न 8 नंबर का, वांडुरा ने जांच करने के लिए एक प्रयोग किया कि क्या सामाजिक व्यवहार प्राप्त किया जा सकता है या नहीं। उन्होंने अपना प्रयोग किया, बहुत ही आसान और इजी प्रश्न है दोस्तों। जो वांडुरा जो थे, ठीक है, और उन्होंने दोस्तों क्या किया था, बेबी डॉल गुड़िया जो है, ठीक है, उस पर प्रयोग किया था। और आपने पता है कि बेबी डॉल जो गुड़िया थी उसको अलग अलग आवाज़ों के रूप में वो उस डरावनी चीज़ें निकालता है, कभी किस प्रकार की कभी कैसे, और वो बच्चे को आकर्षित करता है। तो बस उसी से उन्होंने क्या किया था, सामाजिक व्यवहार उसके समक्ष है वो रखने का प्रयत्न किया था। तो उन्होंने बेबी डॉल बेबी गुड़िया के ऊपर प्रयोग किया था। अगला देखिए यहाँ पे 9 नंबर का प्रश्न है, हार्वर्ड गार्डन के अनुसार किस प्रकार की बुद्धि व्यक्तियों को स्थानिक जानकारी को बदलने और उपयोग करने की कल्पना करना संभव बनाती है। दोस्तों हार्वर्ड गार्डन का जो प्रश्न है वो हर बार पूछा जाता है, तो आप स्टार मार्क करके रखेंगे। हार्वर्ड गार्डन जो थे उन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, जिसमें कि 7+1+1, ये दोस्तों आपका सही रहेगा। कभी भी अगर आपका इस प्रकार से आ जाए 9 आ जाए या 8 आ जाए तो वो गलत होगा। 7+1+1 में इंक्लूड किया गया है जिसको अपन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो L M B
SBI और SBIINE। इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 सिद्धांत जो 9 आपके वर्ड है वो इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों बोला गया है कि स्थानिक बुद्धि, स्थानिक का मतलब क्या हो गया, जो कि स्थान विशेष से रिलेटेड रहते हैं उसके बारे में। तो हमारा 9 नंबर का जो प्रश्न है उसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दृश्य स्थानिक। दृश्य स्थानिक का मतलब क्या हो गया, जो देखने के आधार पर उसको व्यक्त किया जाता है। शारीरिक तो अलग हो जाएगा हमारा, भाषाई जो होता है वो बी से रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, और तर्क गणित वो अलग हो जाएगा, ये अपना स्थानिक नहीं रहेगा भाई। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है। अब व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है पूछा गया है, तो देखिए यहाँ पे व्यक्तित्व स्वचेतना है, व्यक्तित्व केवल आनुवांशिकता का गुण है, व्यक्तित्व हमेशा कुछ निश्चित लक्ष्य के लिए प्रयत्नशील होता है, व्यक्तित्व लगातार पर्यावरण में खुद को समायोजित करता है, या फिर अनुत्तरित। तो साथियों 10 नंबर के प्रश्न में हमारा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, व्यक्तित्व केवल आनुवांशिकता का गुण है। तो यहाँ पे देखिए विशेषता नहीं है पूछा गया है। दोस्तों मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, जब भी आप पेपर दें तो आप है या नहीं है उस लाइन को ज़रूर पढ़े, मतलब प्रश्न को सही पढ़े कि वो नहीं पूछ रहा है या हाँ पूछ रहा है। यहाँ पे काफ़ी गलतियाँ होती ही होती है छात्रों से। ठीक है, तो व्यक्तित्व व स्वचेतना का है, बिल्कुल सही बात है। व्यक्तित्व हमेशा कुछ निश्चित लक्ष्यों की ओर प्रयत्नशील रहता है और पर्यावरण में खुद को समायोजित करता है, लेकिन वो आनुवांशिकता का गुण है ये स्पष्ट नहीं करता ये बात। तो ये हमारा सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, एक बच्चा जो है यहाँ पे दिया गया है ANT या फिर TAN या कोई भी वर्ड है, अगर उसमें सही अंतर नहीं कर पा रहा है कि वो सही है गलत है, तो वो किस प्रकार के जो ग्राफिया होता है या डिसलेक्सिया होता है या जो भी है डिसएजीज होती है, वो कौन से ग्रसित होता है। डिसग्राफिया हो जाएगा, हाँ सॉरी, डिसमॉर्फिया और डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया, डिसग्राफिया या अनुत्तरित। तो डिसमॉर्फिया में तो दोस्तों उसको डर लगता है, भय होता है, जैसे कि पानी से डर लग रहा है, ऊंचाई से डर लग रहा है, वो चीज़ हो जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे दोस्तों अगर वो अक्षरों को सही से समझ नहीं पा रहा है, अंतर नहीं कर पा रहा है, तो वो हो जाएगा हमारा किससे, डिसलेक्सिया से। ठीक है, किससे हो जाएगा, डिसलेक्सिया, आप यहाँ पे टिक करेंगे। डिसकैल्कुलिया तो आपको पता है, किस डिसग्राफिया क्या है, वो हो जाएगा अलग अलग। डिसकैल्कुलिया में हमारे गणितीय जो चीज़ें होती है वो हो जाएगा यहाँ पे, जैसे कि मैंने 25 लिखा और किसी ने 52 लिखा, तो 25 को 52 लिख रहा है, तो ये हमारा डिस किस में आ जाएगा, वो हमारा डिसलेक्सिया में होगा। लेकिन गणित में अगर उल्टा पुल्टा हो रहा है तो वो डिसकैल्कुलिया में होगा। देखिए, प्रतिभाशाली जो विद्यार्थी होते हैं वो कौन से होंगे, सामान्य शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं और सामाजिक अंतःक्रिया से अच्छे नहीं होते हैं, सामान्यतः अपने शिक्षकों को पसंद नहीं करते हैं, बिना किसी सहायता के अपने सामर्थ्य का पूर्ण विकास कर लेते हैं, समाज के लिए महत्वपूर्ण मानव व्यवहार के किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है। तो साथियों 12 नंबर का जो प्रश्न है उसमें हमारा ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, कि सामान्य अपने सॉरी स्टेटमेंट थोड़ी इसमें, हाँ, सामान्य अपने शिक्षकों को पसंद नहीं करते हैं। तो प्रतिभाशाली जो विद्यार्थी है वो यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा प्रश्न में डाउट है यहाँ पे, पूछना किस प्रकार से सारा डायरेक्ट दिया गया है कि प्रतिभाशाली बालकों की ना तो विशेषताएं पूछी यहाँ पे देखिए, बिना किसी की सहायता के अपने सामर्थ्य का पूर्ण विकास कर लेता है। तो यहाँ पे प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं वो स्वयं से क्रिएटिव रहते हैं। ठीक है, तो वो अपने चीज़ों को सामर्थ्य से, खुद के सामर्थ्य से पूरे कर लेते हैं। आपको पता है कि दोस्तों जो टर्मन थे उन्होंने बुद्धि लब्धि के आधार पे अलग अलग बांटे थे, और सामान्य दृष्टि से देखें तो जो सामान्य बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है आपकी, 90 से लेके 109 तक होती है। फिर 110 से लेके 119 तक जो होती है वो हमारी कौन सी होती थी, जिसको अपन बोलते हैं तीव्र बुद्धि वाले हो जाएंगे हमारे। ठीक है, उसके बाद फिर तीव्र से प्रखर बुद्धि वाले हो जाएंगे। प्रखर बुद्धि में कौन आ जाते हैं हमारे 120 से लेके और 139 तक, और प्रतिभाशाली बालक हो जाते हैं हमारे 400 मतलब 140 से प्लस वाले। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, यहाँ पे अगला है, सूची का निर्माण करा रहा है आपको, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलान करना है आपको। कोई पर्सन में डाउट हो तो साथियों आप कमेंट कर सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर है तो आप उसके लिए कमेंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सूची फर्स्ट है और सूची सेकंड का मिलान करना है। क्रिस्टलाइजर्ड बुद्धि जो है वो किससे रिलेटेड होगी, लेवल सेकंड बुद्धि। दोस्तों लेवल सेकंड बुद्धि का संबंध किससे होगा, प्रश्न नंबर 13 वाला। प्रश्न नंबर 13 में दोस्तों हमारा आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 है यहाँ पे, यानी कि पहले में 3 रहेगा हमारा। ठीक है, जो पहला है क्रिस्टलाइज बुद्धि उसमें विलियम स्टर्न से रिलेटेड है ये हमारा। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ पे सेकंड है बी वाला। बी में हमारा फर्स्ट नंबर का रहेगा जेनसन वाला, लेवल सेकंड बुद्धि है वो ये रहेगी। विशिष्ट योग्यताएं हैं वो हमारा हो जाएगा स्पेयरमैन की हो जाएगी। स्पेयरमैन ने दोस्तों आपको बताया बुद्धि को
पहले द्विखंड में बांटा था, फिर त्रिखंड में बांटा था। और उसके बाद बुद्धि लब्धि जो है वो केटल के द्वारा दी गई है, जिसमें कि तरल ठोस के आधार पर उन्होंने व्यक्त किया था। विलियम स्टर्न जो है उन्होंने भी बुद्धि सामर्थ्य दिया था वैसे तो। बाकी सबसे पहले बुद्धि संपत्ति जो था वो दोस्तों किसके द्वारा दिया गया था? अल्फ्रेड बिने के द्वारा 1908 में दिया गया था। फिर स्टर्न जो है उन्होंने बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया था, लेकिन जो टर्मन है उन्होंने बुद्धि लब्धि की सारणी भी व्यक्त करी थी 1915 में। ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको देख लेनी है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है, भय के अधिगम की सर्वोत्तम व्याख्या किससे की जा सकती है? तो साथ ही यहाँ पे 14 नंबर का जो प्रश्न है, 14 नंबर के प्रश्न में दोस्तों आपको बताना है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन हो जाएगा, क्लासिकल अनुबंधन होगा, प्रेक्षणीय अधिगम होगा, अव्यक्त अधिगम होगा या अनुत्तरित होगा। तो साथ ही 14 नंबर के प्रश्न में हमारा ऑप्शन नंबर आपको टिक करना होगा कौन सा सही रहेगा। तो यहाँ पे देखिए, भय के अधिगम की सर्वोत्तम व्याख्या किससे की गई है? दोस्तों आपको एग्जाम्पल के तौर पर कई बार बताया होगा कि बिजली कड़क, जब आप छोटे थे तो बिजली जैसे ही कड़कती थी तो आप डर के अंदर चले जाते थे। जब आप बड़े हो गए तब भी बिजली कड़की, तब भी आप डर के मारे अंदर छुप गए। आप पुलिस अधिकारी बन गए, लेकिन जब भी बिजली कड़कती है तो आप डर से कहीं छिप जाते हैं। ये जो कंडीशन है वो लागू होती है हमारी क्लासिकल अनुबंधन में। जो शास्त्रीय अनुबंधन है, पावलाव का सिद्धांत है, यानी कि हम किसी घटना से अनुबंधित होकर और उससे कार्य करने लग जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी रहेगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, क्लासिकल अनुबंधन। क्रिया प्रसूत अनुबंध जो है वो आपको पता है कि बी एफ स्किनर के द्वारा दिया गया था 1938 में। ठीक है, उन्होंने चूहे, सफ़ेद चूहे और कबूतर पे प्रयोग किया था। और क्लासिकल जो अनुबंधन है पावलाव का है, ठीक है, जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था और पाचन से रिलेटेड में, तो ये चीज़ थोड़ा सा रिलेटेड है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 15 नंबर का है, फ्राइड के अनुसार पराहम का विकास निम्नलिखित का परिणाम है। दोस्तों सिगमंड जो फ्राइड थे उन्होंने अवस्थाएं जो दी थी हमारी, ठीक है, एक तो आपको दी थी कौन सी, अहम की, फिर एक ईगो की, फिर एक दी थी हमारी पराहम की। तो यहाँ पे जो निम्नलिखित परिणाम है वो किससे रिलेटेड होगा? तो लिबिडो की उत्तेजना, ओडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स का समाधान, उम्र बढ़ना, शरीर संरचना, श्रेष्ठता या अनुत्तरित। तो दोस्तों फ्राइड के अनुसार जो पराहम की अवस्था है वो हो जाएगी ओडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स का समाधान। इसमें उन्होंने व्यक्त किया था कि जो देखिए यहाँ पे लड़के होते हैं उनमें ओडिपस ग्रंथियाँ निर्मित होती है, लड़कियों में इलेक्ट्रा नामक की ग्रंथियाँ निर्मित होती है, जो कि बिल्कुल काल्पनिक होती है और ये विपरीत लिंग आकर्षण में होती है, उससे रिलेटेड उन्होंने बताया था। ठीक है, तो ये परिणाम यहाँ पे हो सकता है। तो एक बार देखते हैं इसका आंसर। 15 में दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला है, अभिप्रेरणा सीखने का सुपर राजमार्ग है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है साथियों। तो अभिप्रेरणा जो है वो सीखने का सुपर मार्ग है, सीखने का हृदय है। ये जो स्टेटमेंट है वो किसके द्वारा दिया गया था? तो साथियों 16 नंबर में हमारा ऑप्शन हो जाएगा स्किनर, बी एफ स्किनर जो थे उन्होंने इसकी परिभाषा दी थी। गेट्स और अन्य के द्वारा जो दी गई थी वो क्या हो जाएगी? अनुभव जन्य वाली दी थी उन्होंने, अनुभव के आधार पर। ठीक है, मॉर्गन किंग स्पन और स्कॉलर हो गया यहाँ पे, और मैकडॉल्ड के हो गया। तो ये आपको तो एक बार देखनी है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है 17 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य युग्म का आपको चुनाव करना है। यहाँ पे पुस्तकें दी गई है और उनके सामने उनके राइटर दिए गए हैं। देखिए, साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर, ये पुस्तक स्किनर के द्वारा थी क्या? प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर हल, द मेंटल ऑफ एप स्कॉलर, द कंडीशन ऑफ लर्निंग थॉर्नडाइक या अनुत्तरित। तो साथ ही यहाँ पे आपका जो 17 नंबर का प्रश्न है उसमें आंसर बताना है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, द कंडीशन ऑफ लर्निंग। ये युग में जो आपका गलत है, द कंडीशन ऑफ लर्निंग थॉर्नडाइक के द्वारा नहीं लिखी गई थी। ठीक है, बाकी साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर स्किनर के द्वारा थी, प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर क्लार्क हल के द्वारा थी, द मेंटल ऑफ एस स्कॉलर के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, तो ये आपको याद करना है। यहाँ पे दोस्तों आपको 2% क्लियर होते हैं, एक तो जो सही है और एक जो गलत है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है, व्यक्तित्व मापन से संबंधित असत्य युग्म आपको बताने होंगे। 18 नंबर का प्रश्न। तो देखिए, व्यक्तित्व विषय आत्मबोध परीक्षण मॉर्गन एंड मुर्रे के द्वारा थी, यानी कि जो आपका सेल्फ हैंडीकेपिंग जो था वो किसके द्वारा, सॉरी, इंसेंटिव मोटिवेशन की। बालक आत्मबोध परीक्षण गाल्टन के द्वारा लिखी गई थी। वाक्य पूर्ति परीक्षण पाइन एम टेंटल के द्वारा, MFPI हाथावे और मेकाले द्वारा। तो यहाँ पे आपको असत्य बताना है। तो 18 नंबर में साथ ही हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे बालक आत्मबोध जो परीक्षण है वो गाल्टन के द्वारा नहीं दिया गया था, तो ये हमारा सही आंसर है। MFPI तो मेतावे और कैले के द्वारा दी गई थी भाई। और विषय आकर्षण आत्मबोध परीक्षण मॉर्गन मुर्रे के द्वारा थी। वाक्य पूर्ति जो थी पासिंग ड्राइंग वगैरह जो पाइन और टेंडल के द्वारा दी गई थी।
अगला देखिए 19 नंबर का प्रश्न है, मैं प्रतिदिन तैरने जाता हूँ, मुझे ये अत्यधिक पसंद है, मैं इसके लिए अपने अध्ययन के व्यस्त समय में से समय निकालता हूँ। यह उदाहरण है। यानी कि आप अपनी रुचिपूर्ण जो कार्य है वो करने के लिए समय निकाल के वो करते ही करते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल रहेगा? आंतरिक अभिप्रेरण का रहेगा, उपलब्धि अभिप्रेरण का रहेगा, स्वबाधक का रहेगा, संवेदन आतुर का रहेगा या अनुत्तरित रहेगा। तो साथियों 19 नंबर में जो आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर रहेगा आंतरिक अभिप्रेरण। यानी कि आपको इंटरनल, आप खुद से अभिप्रेरित होकर अपना जो रुचिपूर्ण कार्य है वो करने के लिए आप अभिप्रेरित है और अपने व्यस्ततम समय में से समय निकाल के वो कार्य करते ही करते हैं, क्योंकि वो आपका रुचिपूर्ण कार्य है और वो आपको आंतरिक अभिप्रेरणा देता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आंतरिक अभिप्रेरणा आवश्यक होती है हमारे लिए। अगला देखिए 20 नंबर का प्रश्न है, सही सुमेलित युग्म का आपको चुनाव करना है। यहाँ पे देखिए आनुभविक अधिगम जो है वो डेविड कोल्ब का है, संकलनात्मक मानचित्रण जोसेफ डी डोनक और 5E मॉडल रॉजर बयानी। कूट आपको दिए गए हैं वो आपको बताना होगा। यहाँ पे देखिए जो हमारा 20 नंबर का प्रश्न है, तो 20 नंबर में आपको सही आंसर बताना होगा कौन सा रहेगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, ए और बी और सी तीनों यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 21 नंबर का प्रश्न है, एक वृद्ध व्यक्ति एक बच्चे की तरह व्यवहार करता है, ये किसका एग्जाम्पल है? तो दोस्तों ये हमारी रक्षा तंत्र युक्तियाँ हैं, उनमें से उठाया गया प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पे एक वृद्ध व्यक्ति है, वो छोटे बच्चे की तरह व्यवहार कर रहा है, या हो सकता है कि एक बड़ा व्यक्ति है और वो घुटनों के बल चल रहा है। इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, या एग्जाम्पल के लिए ऐसा भी पूछा जा सकता है कि एक बालक का पिता जो है उसके साथ साथ है, वह खेल खेल रहा है या टायर चला रहा है या पतंग लूट रहा है। तो ये सारे एग्जाम्पल जो होते हैं दोस्तों ये प्रतिगमन को रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि पिछले दिनों में लौटना। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो हमारा सही आंसर रहेगा। विस्थापन, विस्थापन का मतलब क्या हो गया? जैसे कि दोस्तों बड़े भाई के द्वारा छोटे भाई को डांटे जाने पर छोटे भाई द्वारा बगीचे में खेलने के लिए चले जाना। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? विस्थापन की प्रक्रिया होगी। ठीक है। दमन, दमन और शमन दो इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई थी, जिसमें कि दमन जो है और ये जो शमन है, तो शमन तो हो जाती है कि कोई भी दैनिक कार्य होते हैं जहाँ वो जो कोई भी छोटा मोटा झगड़ा होता है उसको भूल के अपने कार्यों में लग जाना। और दमन होता है कि इच्छा, यानी कि उसको दबा देना किसी चीज़ में जो कि हमारे अर्ध अचेतन मन में चली जाती है और जो कि बाद में तकलीफ दे रहती है। युक्तिकरण, युक्तिकरण में दोस्तों वो बहाने बनाता है कि कोई भी युक्ति करता है, या इसको अपन बोलते हैं जैसे कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इस प्रकार के एग्जाम्पल इसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 22 नंबर का प्रश्न है, एक सृजनशील बालक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं देखी जा सकती? तो दोस्तों सृजनशील जो बालक होगा जिसको अपन बोलते हैं कौन सा, इंग्लिश वर्जन क्या है यहाँ पे? हाँ ये रहा, देखिए यहाँ पे इंग्लिश में देखिए आपको जो क्रिएटिव चाइल्ड होता है, निर्माणकारी अवस्था जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है, तो इसके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए अपसारी चिंतन, अति जिज्ञासा, उच्च कल्पनाएं, परंपरागत विचार, अनुत्तरित। तो कौन सी विशेषता नहीं देखी जाती है? तो दोस्तों यहाँ पे 22 नंबर का जो प्रश्न रहेगा उसमें हमारा ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, परंपरागत विचार उसमें देखने को नहीं मिलता। अपसारी चिंतन दोस्तों जो क्रिएटिव होता है, ठीक है, जो निर्माणकारी अवस्था में होता है, ठीक है, वो क्या करता है? अपसारी चिंतन होता है। अगर यहाँ पे दोस्तों होती है बात करता उल्टी, तो यहाँ पे अभिसारी चिंतन, जो वैज्ञानिक वगैरह होते हैं वो अभिसारी चिंतन होते हैं। और जैसे कि अपसारी चिंतन में क्रिएटिव माइंड का जो विद्यार्थी होता है वो होता है, उसमें अति जिज्ञासा होती है, उच्च कल्पनाएं होती है, और परंपरागत विचार उसमें नहीं होता है। परंपरागत का मतलब क्या हो गया कि ट्रेडिशनल जो चीज़ें हैं, कन्वेंशनल जो चीज़ें हैं, थिंकिंग है, यानी कि जैसे चलता आ रहा है वैसा ही वो सोचता रहता है, वो चीज़ उसमें नहीं होती है। अगला देखिए यहाँ पे 23 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्धि परीक्षणों के संदर्भ में सही नहीं है? तो अलेक्जेंडर का पास एलांग परीक्षण एक निष्पादन परीक्षण है। शाब्दिक परीक्षण व्यक्तिगत अथवा सामूहिक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। अशिक्षित व्यक्ति निष्पादन परीक्षण नहीं कर सकते हैं। अशाब्दिक परीक्षणों में बुद्धि का मापन चित्रों और आकृतियों द्वारा होता है। तो यहाँ पे कौन सा नहीं होगा? हमारा प्रश्न नंबर 23 है, उसमें आपको आंसर बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 है वो सही रहेगा, अशिक्षित व्यक्ति निष्पादन परीक्षण नहीं कर सकता है। ठीक है, ये हमारा आंसर रहेगा। एलेक्जेंडर पास का बिल्कुल सही है, शाब्दिक परीक्षण व्यक्तिगत अथवा सामूहिक दोनों हो सकते हैं। शाब्दिक परीक्षण दोस्तों जो कि आर्मी एल्फा और आर्मी बीटा जो थे, जो कि हमारा द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किए गए थे, उनके बारे में हो जाता है। अशाब्दिक परीक्षणों में बुद्धि का मापन चित्रों और आकृतियों द्वारा होता है। अशाब्दिक का मतलब हो गया जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता है, उनके लिए हम चित्रों का प्रयोग करते हैं, या फिर कोई बॉक्स हो गया या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ों का प्रयोग करके उनको संकेत अधिगम के माध्यम से समझाया जाता है। आगे देखिए यहाँ पे अगला है 24 नंबर का प्रश्न है यहाँ पे,
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निर्धारित किए गए लक्ष्यों में कौन सा असत्य है? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको 24 नंबर का प्रश्न में वर्ष 2030 तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा का सार्वभौमिक करना होगा। वर्ष 2025 तक कक्षा 3 तक के प्रत्येक बालक को मूलभूत साक्षरता व संख्या ज्ञान प्रदान प्राप्त करना। वर्ष 2025 तक प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक 100% सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करना। जहां सामाजिक आर्थिक रूप से अभावग्रस्त बालक अधिक है वहां छात्र शिक्षक अनुपात 25:1 में रखना या फिर अनुत्तरित। तो साथियों 24 नंबर का जो प्रश्न रहेगा उसमें ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, क्या कि जहां सॉरी वर्ष 2025 तक प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर पर 100% सकल नामांकन अनुपात करना। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है 25 नंबर का प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सेकेंडरी स्टेज का जो पाठ्यक्रम है शिक्षा शास्त्र किस आयु वर्ग के बालकों के लिए अभिकल्पित किया गया है? दोस्तों जो नई शिक्षा नीति है वो आपके कोर्स में शामिल की गई, उसमें से आपके 2 या 3% 100% बनेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2020 की जो सेकेंडरी एजुकेशन है उसमें शिक्षा शास्त्र के अनुसार आयु वर्ग आपको बताया गया है, पूछा गया है, वो बताना है। तो 25 नंबर में हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा यहाँ पे, 14 से 18 वर्ष तक के बालकों के लिए, कि उच्च स्तर की बात हो गई यहाँ पे। ठीक है, यानी कि जो 11-12 के छात्र हैं उनके हिसाब से। अगला देखिए यहाँ पे 26 नंबर का प्रश्न है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 जो है उसके तहत निजी और विशिष्ट श्रेणी के विद्यालयों में कितने प्रतिशत बच्चे पहली कक्षा में प्रविष्ट होने चाहिए? तो दोस्तों ये आपके आरटी के तहत जो बच्चों को एडमिशन दिया जाता है, जो कि आपके जिनको बोलते हैं कौन आर्थिक दृष्टि से यानी कि सामाजिक दृष्टि से जो पिछड़े बालक है उनके लिए। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो 26 नंबर का प्रश्न है उसमें ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, यानी कि 25% विद्यार्थियों को निःशुल्क जो है वो प्रवेश देना सुनिश्चित किया गया है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे अगला है 27 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्रोफेसर यशपाल। प्रोफेसर यशपाल जो थे उनके अध्यक्ष थे, उनकी अध्यक्षता में जो है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का संकलन किया गया था। 28 नंबर का प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है? दोस्तों क्रियात्मक अनुसंधान में से एक प्रश्न आपका 100% बनता है। देखिए यहाँ पे क्रियात्मक का कार्यक्रम क्रियान्वय एवं मूल्यांकन है, क्रियात्मक परिकल्पनाओं का निर्माण है, समस्या की पहचान है, समस्या का सीमांकन या अनुत्तरित है। तो 28 नंबर का जो प्रश्न है साथियों उसमें हमारा ऑप्शन नंबर 1 रहेगा कि जो क्रियात्मक अनुसंधान है उसमें क्रियात्मक कार्यक्रम का क्रियान्वय एवं मूल्यांकन होता है। इसमें दोस्तों मोस्टली उन बच्चों का अध्ययन किया जाता है जो कि स्कूल से भाग जाते हैं या कोई धूम्रपान नशा वगैरह करते हैं या बीच में स्कूल छोड़ देते हैं, तो उनकी समस्याओं का पता लगाया जाता है। आगे देखिए यहाँ पे 29 नंबर का प्रश्न है, लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत बालिका जन्म से लेकर स्नातक पूर्ण करने तक कुल कितने रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान किया गया है? तो दोस्तों ये राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई गई एक मुहिम है जिनमें कि जो आपकी छात्राएं हैं लाडो प्रोत्साहन योजना, इसके तहत उनको पूरा 1 लाख रुपए की राशि है वो प्रदान की जाने वाली है भाई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर रहेगा। इसके बाद देखिए लास्ट प्रश्न है आपका 30 नंबर का, योगात्मक आकलन के संदर्भ में असत्य कथन है। दोस्तों समेटिव असेसमेंट के बारे में पूछा है। समेटिव असेसमेंट जो कि आपका लास्ट में होता है। ठीक है, एक तो हमारा होता है कि मिड टर्म एग्ज़ाम जो होता है वो होते हैं और एक होता है समेटिव एग्ज़ाम होते हैं। 2 टाइप के एग्ज़ाम होते हैं हमारे, जिसको अपन अर्धवार्षिक और वार्षिक बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका कौन सा कथन असत्य है वो आपको बताना है। तो 30 नंबर में हमारा ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, इसकी प्रकृति नैदानिक होती है। तो ये बात गलत है, इसकी प्रकृति नैदानिक नहीं होती है, जबकि जो लास्ट में हमारा मूल्यांकन होता है वार्षिक परीक्षा का वो हमारे क्या करता है, एक प्रकार से मूल्यांकन कर रहा है उसको हमारा। ठीक है, यानी शिक्षण प्रक्रिया की समाप्ति पर किया जाता है वो। तो ये हमारे 30 प्रश्न हो गए साइकोलॉजी के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और इससे आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कि आपके टॉपिक जो है टॉपिक वाइज किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे और क्या आपको एग्ज़ाम में करना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें। और भी वीडियो हम जल्दी आपके साथ शेयर करने वाले हैं जो कि हिंदी और फर्स्ट लेवल का रहेगा, और इसके बाद इंग्लिश का, संस्कृत का और आपके जो एसएसटी सब्जेक्ट है उसका भी वीडियो जल्दी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा।